ठीक है, आगे देखिए। प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कल पढ़े थे हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार या भारत का प्रायद्वीपीय पठार, जैसे कल प्रायद्वीप के बारे में बात हुआ था हमारा, कल या परसों, ठीक है। जैसे आपका जो इंडिया है, भारत है ना, भारत जो है, ठीक। प्रायद्वीप के बारे में मैं आपको बताया था कि प्रायद्वीप किसको बोला जाता है बोल के बताया था क्या जी, ठीक। प्रायद्वीप किसको बोला जाता है? जो तीन ओर से पानी से घिरा रहे वो प्रायद्वीप कहलाता है, और जो चारों ओर से पानी से घिरा रहो क्या कहलाएगा? द्वीप कहलाता है, आइसलैंड कहलाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीप भारत कौन सा होगा? मतलब ये जो ऐसा इस प्रकार से दिखता है जो आपको, ठीक है, जो तीन ओर से पानी से घिरा है ना, तीन ओर से पानी से घिरा है। इधर आपका अरब सी है, इधर आपका हिंद महासागर है, और इधर आपका बंगाल का खाड़ी है, ठीक है। तीन ओर पानी से घिरा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय भारत बोला जाता है। और इस प्रायद्वीपीय भारत में प्रायद्वीपीय पठार होता है, ठीक है। क्या आएगा? प्रायद्वीपीय पठार है यहाँ पे। तो इस प्रायद्वीपीय भारत में देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार जो है, ठीक, इसमें क्या क्या आपको देखना है ना। प्रायद्वीपीय पठार में देखिए क्या क्या पढ़ना है हमको, इसको प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार या भारत या पठार लिखते ना, दोनों ठीक है ना, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है? तो आखिर प्रायद्वीपीय क्या है आपको इसके बारे में जानना है। प्रायद्वीपीय क्या है, इसका विभाजन क्या क्या किया गया, किस आधार पे किया गया, विभाजन कैसा होगा, और विभाजन के बाद इसका विभिन्न क्षेत्र, किन किन क्षेत्र में आपका प्रायद्वीपीय भारत फैला हुआ है, और इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, ये विभिन्न क्षेत्र और क्या है। तो समझ में आ गया क्या है क्या प्रायद्वीपीय पठार। पहले प्रायद्वीपीय भारत के बारे में जानते हैं। जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भारत का क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है, और उसमें जो पठारी क्षेत्र है वो प्रायद्वीपीय भारत का पठारी कहलाता है। क्लियर? ठीक है। अब इसका विभाजन किस आधार पे करेंगे? क्या है तो नॉर्मल डेफिनेशन है, किस आधार पे करेंगे? ऊपर लिख देंगे पूरा मिटा के, चलिए ठीक है, ठीक है। देखिए, ठीक, अब इसको डिवाइड कर रहे हैं। क्या है ये बात हो गया है हमारा कि जो तीन ओरों से पानी से घिरा हुआ है वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है ना। इसका विभाजन कैसे कैसे करना है इसको देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक ठाक है ना। इसका विभाजन कैसे करना है? तो पहले है आपका उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि। फिर बात करेंगे कहाँ पे कौन सा है ना, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक। उसके बाद पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी पठारी क्षेत्र, इन बिंदुओं में हमें अभी डिस्कस करना है, ठीक है। पूर्वी पठारी क्षेत्र, उत्तर दक्कन, उत्तर दक्कन या डेक्कन भी कहते हैं इसको, ठीक है, दक्षिण दक्कन, ठीक, उत्तर दक्कन, दक्षिण दक्कन, ठीक, उत्तर दक्कन, दक्षिण दक्कन, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट व क्या जी, पूर्वी घाट, ठीक है। ये इतने के बारे में भी हमको डिस्कस करना है, ठीक है, पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट, है ना। तो अगर इसको भारत के नक्शे में देखा जाए कहाँ कहाँ पे है ना, सॉरी, ठीक है। देखिए, अगर इसको भारत के नक्शे में देखा जाए तो आपका जो उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि है वो आपके यहाँ पड़ता है, यहाँ, है ना, ये उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि ये आपके यहाँ पड़ेगा। मतलब अरावली पर्वत का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, और दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि मतलब उसके नीचे, मतलब ये आपका मालवा के पठार से लेकर, है ना, मालवा से पठार से लेकर चंबल वंबल का जो क्षेत्र पड़ता है ये कहलाता है आपका दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि कहलाता है, ठीक है। उसके बाद पूर्वी पठार, पूर्वी पठार मतलब ये क्षेत्र,
दंडकारण्य का पठार वगैरह जो क्षेत्र दिखता है ये कहलाता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा और जो झारखंड का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ उड़ीसा और जो झारखंड का क्षेत्र है ये कहलाएगा आपका पूर्वी पठारी क्षेत्र। उसके बाद उत्तर दक्कन और दक्षिण दक्कन। उत्तर दक्कन ये आपका उत्तर दक्कन कहलाता है, ठीक है, उत्तर दक्कन, और ये नीचे इसके कहलाएगा ये दक्षिण दक्कन कहलाएगा। उत्तर दक्कन और हो जाएगा आपका दक्षिण दक्कन। क्लियर। फिर पश्चिमी घाट और है आपका पूर्वी घाट, है ना। तो पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट किसको बोलेंगे? ये क्षेत्र कहलाएगा आपका पश्चिमी घाट 6वां नंबर, और ये क्षेत्र कहलाएगा आपका पूर्वी घाट, ये 7वां नंबर, ठीक है। ये इधर पश्चिम है ना, ये आपका क्या कहलाएगा? पूर्वी घाट कहलाएगा, ठीक है। एक चीज और क्या छूट गया हमारा, ठीक है, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। एक चीज और छूटा है ना, लिख लेते हैं। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र। उत्तर पूर्व कौन सा है जी? ये आपका उत्तर पूर्व के क्षेत्र को माना जाता है ना। ये आपका उत्तर पूर्व पठारी क्षेत्र कहलाता है। उत्तर और पूर्व दिशा में जो है वो क्या कहलाएगा? आपका उत्तर पूर्व पठारी क्षेत्र कहलाता है। क्लियर। इतने बिंदुओं के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत गहराई से साउथ को समझिए, है ना, बहुत अच्छे से क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, गहराई से समझिए आप। ये आपका उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि मतलब जो अरावली पर्वत है ये राजस्थान के आसपास, है ना, इसके बारे में भी आपको वर्तमान में पढ़ना है, ठीक है। नक्शा छोटा सा बना के ऐसे रखिए, पॉइंट बना के रखिए आपकी। ये यहाँ पे है, ये क्या है आपका? उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि, पूर्वी पठारी क्षेत्र, अब उसका आपका उत्तर दक्कन, ये और उसके किनारे पे आपका दक्षिण दक्कन। पश्चिमी घाट ये आपका पश्चिमी घाट, और पूर्वी घाट ये आपका पूर्वी। दिशा से भी क्लियर है, इधर पश्चिम है इधर पूर्व है, और ये आपका हो जाएगा आपका उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए। तो उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि क्या है? या उत्तरी केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि जो आपका राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र जो कहलाता है, ठीक है। ये मूलतः है क्या, है ना, अगर देखेंगे आपका जो ये क्षेत्र है ये किस प्रकार से दिखाई दे रहा है, तो ये इस प्रकार से है, ठीक है। इसका जो ढलान है ये पश्चिम की ओर कम और पूर्व की ओर ज्यादा है ना। उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि को देखेंगे तो इसका ढलान जो है ये पश्चिमी ढलान है, इस प्रकार का दिखाई देगा। इधर देखिए सब, है ना, ये आपका पश्चिमी ढलान है, मतलब ये ढलान कम है ना, जल्दी ढलान है, सीधी ढलान है, और ये आपका मंद ढलान है जो काफी दूर तक जाता है, ठीक। ये पश्चिमी ढलान है और ये हो जाएगा आपका पूर्वी ढलान या पूर्वी ढाल, ठीक, पश्चिमी ढाल, और ये क्या हो जाएगा आपका पूर्वी ढाल है ना। इसमें क्या क्या है जी? तो इसमें मूलतः आपका अरावली पर्वत है ना, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत कहां से? ठीक है, अरावली पर्वत है इसमें मूलतः, ठीक है। अरावली पर्वत भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। बाद में देखेंगे, फिलहाल समझिए कि अरावली पर्वत जो स्टार्ट होता है आपका, है ना, ये प्रारंभ होता है अरावली पर्वत गुजरात से प्रारंभ होता है, ठीक है। अरावली पर्वत कहां से प्रारंभ होगा? गुजरात से, मतलब इस प्रकार से है, ठीक है, थोड़ा छोटी छोटी बना देते हैं पर्वत, है ना, अरावली पर्वत इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से फैलते फैलते कहां चला जाता है? दिल्ली रेंज तक जाता है। गुजरात से प्रारंभ होता है, गुजरात के पालनपुर, ठीक है, गुजरात के पालनपुर, राजस्थान में मूलतः पड़ेगा आपका अरावली। राजस्थान में अरावली पर्वत है मूलतः, लेकिन प्रारंभ कहां से होता है? ये गुजरात से प्रारंभ होता है। और हरियाणा के मोरनी हिल, ठीक है, हरियाणा के मोरनी हिल, ठीक है, इसकी श्रृंखला है, और थोड़ा आगे और जाता है वो है दिल्ली रेंज, दिल्ली रेंज तक पहुंच जाता है आपका अरावली पर्वत, ठीक है। चालू कहां से हुआ? गुजरात में। गुजरात कहां है भाई? ये गुजरात है, गुजरात, ये राजस्थान, ये पंजाब, और इधर बगल पे आपका दिल्ली, मतलब गुजरात से प्रारंभ होके मूलतः आपका अरावली राजस्थान पे है, और राजस्थान के हल्का हल्का टच करते करते कहां पहुंच जाता है? दिल्ली रेंज तक पहुंच जाता है, ठीक है, ओके ना।
ठीक। और ये आपके अरावली के राजस्थान में गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी इसका है ना, यहाँ पे राजस्थान के गुरु शिखर पे सबसे ऊंची चोटी है इसका। ठीक है, कौन सा शिखर? गुरु शिखर पे सबसे ऊंची चोटी, ये अरावली पर्वत। अब अरावली पर्वत के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं, मिटा दें इसको। ठीक है, तो अरावली पर्वत के बारे में अगर विशेषता की बात बोला जाए, ये अरावली पर्वत है क्या? ठीक है, तो अरावली पर्वत क्या है, लिख लीजिएगा इधर। ठीक, अरावली पर्वत एक वलित पर्वत है, वलय से बना हुआ है। ठीक है, अरावली पर्वत एक अरावली पर्वत क्या है? वलित पर्वत, वलित पर्वत है। ये अपने अवशिष्ट कगार में पहुंच चुका है। ये अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट कहने का मतलब है धीरे धीरे ये क्षरण अवस्था में पहुंच चुका है। अवशिष्ट पर्वत है, क्षरण अवस्था में मतलब ये अब इस आगे ऊपर ये विकास नहीं होगा, जैसे हिमालय का विकास ऊंचाई बढ़ रहा है ना हिमालय का, इसका नहीं होगा। ये धीरे 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 कर क्या हो जाएगा? समाप्त होने के कगार में पहुंच जाएगा। ये है कैसे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में ये फैला हुआ है। ठीक है, और बनासकंठा से दिल्ली रेंज तक जाता है। बनासकंठा नदी भी जानते हैं, बनासकंठा से दिल्ली रेंज। ठीक है, दिल्ली रेंज तक पहुंचा हुआ है। ठीक, बनासकंठा से दिल्ली रेंज। यहां पे लूनी नदी भी है, लूनी नदी जो रेगिस्तान में निकल के रेगिस्तान में ही अपना दम तोड़ देती है। लूनी नदी सुने होंगे आप, है ना। और इसको जल विभाजक बोला जाता है। जल विभाजक क्यों बोलेंगे भाई? जल विभाजक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि जो आपका जो अरावली पर्वत है, ऐसा है ना, ये जो अरावली रेंज है ये इस प्रकार से फैला हुआ। ठीक है, तो यहां से जो हिमालय से जो नदियां निकलती है वो आपकी बे ऑफ बंगाल में जाती है, यहां से निकल। ठीक है, हिमालय से जो नदियां निकलती, गंगा यमुना सब इधर जाती है, और यहां से जो निकलता है मतलब सतलज हो गया, चिनाब हो गया, सिंधु नदी है, ये सबको इधर आने नहीं देती। मतलब ये सारी नदियां आपके पाकिस्तान में चला जाती है। तो जल विभाजक हुआ ना। जिस प्रकार से आपका कौन सा बेलाडीला की पहाड़ी हो गया, बस्तर का पठार हो गया, महानदी दक्षिण की ओर आ सकती थी, लेकिन केशकाल घाटी होने के कारण महानदी आने के बाद मुड़ जाती है और कहां चला जाता है? हीरापुर बांध बनाते हुए आपका बे ऑफ बंगाल में चले जाता है। कंडीशन है ना। तो उसी प्रकार इसको क्या माना गया है? जल विभाजक माना गया है। ठीक, ये कंडीशन ये हो गया। जलवायु विभाजक भी माना गया। ये कैसे भाई? जलवायु विभाजक सुनिए, जलवायु विभाजक इसको माना गया है। कारण यह है जलवायु विभाजक का, क्योंकि जब बारिश होता है मानसून होता है ना, देख लेते हैं। जब मानसून भारत में आता कहां से? दक्षिण से आता है। जब मानसून दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगा, है ना, जो मानसून है वो आपके आगे देखिए छोटा हो गया जी। ठीक, चलिए, जो मानसून जो है जब ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाते हैं, है ना, तो जो अरावली पर्वत है इसके सीधे पड़ता है। सीधे पड़ने का मतलब है ये आपका अरावली पर्वत, इधर देखिए ऐसे अरावली पर्वत है, ये मानसून ऐसे। मानसून जब ऐसे जाता है तो इसके समानांतर निकल जाता है, पैरेलल। तो क्या होगा भाई? मानसून जब सीधा निकलेगा मतलब बारिश नहीं होगा, रोकने वाला कोई नहीं है। अगर वो ऐसे होता, है ना, उसके अगेंस्ट में आता, तो मानसून को क्या कर लेता? मानसून को रोकता और वहां पे क्या होता? बारिश हो जाता। अब इसी अरावली पर्वत के स्थिति के कारण यहां पे राजस्थान और गुजरात में बारिश नहीं होता, और इसलिए वहां पे क्या है? रेगिस्तान। बात समझ में आए? और आपका जो मानसून है आगे दिल्ली तक निकल जाता है, हरियाणा पंजाब तक निकल जाता है, और इस क्षेत्र में बारिश नहीं होता। इसलिए इसको क्या बोला गया है? इसको जलवायु विभाजक भी बोला गया है, मानसून विभाजक भी बोला गया। और जैसे जलवायु होगा, है ना, जिस प्रकार से वहां की जलवायु होगा, ठीक है, जिस प्रकार से वहां की जलवायु होगा, वहां की वातावरण होगा, तो वहां के लोगों का संस्कृति भी वैसी होता है। ठीक है ना। उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, उत्तर भारत के, हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के लोगों की संस्कृति अलग है, गुजरात की संस्कृति अलग है। वहां के लोग रोटी खाना पसंद करते हैं, है ना, और बंगाल के लोग क्या खाना पसंद करते हैं जी? चावल खाना पसंद करते हैं। कारण क्या है? कि चावल का उत्पादन ज्यादा होता है कहां पे? बंगाल पे, इसलिए उनकी संस्कृति भी अलग है। और यहाँ पे चावल उत्पादन नहीं होकर रोटी उत्पादन होता है, बाजरा उत्पादन होता है, और लोग इसलिए वहां के लोगों को देखना आप, राजस्थान गुजरात के लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते होंगे बताओ?
अक्सर देखना वहां के लोग सफेद कपड़ा पहनते हैं, कारण यह है कि वहां का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा रहता है, और सफेद कपड़ा क्या करता है भाई, उसको रिफ्लेक्शन करता है ना, प्रकाश का जो परावर्तन करता है, तो जो उसकी ऊष्मा है वो शोषित नहीं होता, जिससे बॉडी में हीट पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अरावली पर्वत, इसके सांस्कृतिक विभाजक भी कहलाता है। बात समझ में आया? तो याद रहेगा अरावली पर्वत भारत के सबसे प्राचीन, एक और लिख लो स्ट्राइस में, भारत के सबसे प्राचीन पर्वत क्या है, अरावली पर्वत है ना, याद रखेंगे। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। अवशिष्ट पर्वत भी माना जाता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में है, बसा हुआ है, बनासकांठा से दिल्ली तक जाता है। ठीक है, और आपका जल विभाजक है, जलवायु विभाजक है, वे संस्कृति विभाजक है। ठीक है, अब लिखिए इसको बना लीजिए। रितेश को पानी देता हूं। हो गया ना? मिटा दे। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है, नहीं समझा क्या? इधर देख, दक्षिण पश्चिम मतलब क्या होगा भाई, दक्षिण पश्चिम मतलब ये ऐसा है, ये दक्षिण पश्चिम है, और ये क्या है आपका उत्तर पूर्व। तो आपका जो अरावली है इस प्रकार से है, समझ? ठीक है, मतलब अगर आप इंडिया को ऐसे बनाओगे, छोटा बन गया ना, इंडिया को इस प्रकार से बनाओगे बड़ा सा ऐसा, तो ये इस प्रकार से बसा होगा ऐसा बसा। ठीक है, ये आपका दक्षिण पश्चिम। आगे देखिए, इसके बाद है मालवा का पठार, थोड़ा देख लेते हैं इसको भी। मालवा मध्य प्रदेश में है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, मालवा का पठार, मालवा का पठार, ठीक है। मालवा का पठार क्या है भाई, ये बेसाल्ट से, मालवा मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, ये किससे निर्मित है, बेसाल्ट से निर्मित है, बेसाल्ट से निर्मित पत्थर क्या है, बेसाल्ट पत्थर। ठीक है, ये बेसाल्ट से निर्मित है। ठीक है, यहाँ पे काली मिट्टी पाया जाता है मालवा में। ठीक है, काली मिट्टी पाया जाएगा। काली मिट्टी की विशेषता क्या है जी, काली मिट्टी की जल धारण क्षमता ज्यादा होती है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, कपास लगाया जाता है। ठीक है, जल धारण क्षमता होती है और इसलिए यहाँ पे कपास का उत्पादन किया जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या क्या नदी है, चंबल, केन, बेतवा, काली, ये सब नदियां हैं यहाँ पे। चंबल, चंबल डाकू जानते हो, चंबल, केन, बेतवा, केन और बेतवा, चंबल, केन और बेतवा। ठीक है, काली नदी, काली नदी, और यहाँ पे एक सिंध नदी भी है, छोटा नाम है इसलिए जानते लोग। इतनी नदियां आपके मालवा के पठारे में, अरावली के रेंज में हल्का से आता है इसलिए इसको बीच में डाला गया है। ठीक है, अरावली रेंज में आता है इसलिए इसको बीच में डाला गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है उत्तर केंद्रीय उच्चभूमि, मिटा दे, सॉरी, दक्षिण केंद्रीय उच्चभूमि। उत्तर केंद्रीय तो हो गया था पहले हमारा, दक्षिण केंद्रीय उच्चभूमि, मिटा दो इसको। ठीक, दक्षिण केंद्रीय उच्चभूमि मतलब उसके बगल वाला हिस्सा। ठीक, दक्षिण केंद्रीय उच्चभूमि, दक्षिण केंद्रीय उच्चभूमि। क्या करेंगे इसका, देखो क्या क्या पढ़ना है इसमें, क्या क्या आता है। एक आता है बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश में है, जानते हैं ना जी, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश पे है। ठीक, और विंध्यन श्रेणी, विंध्याचल, विंध्यन श्रेणी, इसके बारे में पढ़ना है भी आपको। और सतपुड़ा के घने जंगल और बघेलखंड, जानते हैं, सतपुड़ा के, सतपुड़ा घने जंगल, सतपुड़ा, ठीक है, और आपका बघेलखंड। ओके, और ये आपका बघेलखंड। ठीक है, इनके बारे में आपको भी पढ़ना है ना, बघेलखंड, विंध्यन श्रेणी और आपका सतपुड़ा और
ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ है, क्लियर है ना, जस्ट मध्य प्रदेश के, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जो बुंदेलखंड है, चलो बुंदेलखंड जो है, स्थिति समझ आ गई मध्य प्रदेश में। इसकी विशेषता क्या है ना, इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे केन, बेतवा, ये सब नदी बहता है। केन, बेतवा और घसान नदी, एक नदी का नाम है घसान नदी, ये बहता है। ठीक है, केन, बेतवा और घसान नदी, इसको बेडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। बेडलैंड है ना, टोपोग्राफी कहा जाता है। क्यों कहा जाएगा भाई, बेडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। इस क्षेत्र में ज्यादा कुछ उत्पादन नहीं होता, ये बीहड़ क्षेत्र है ना, बीहड़ क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, यहाँ उत्पादन नहीं होता। ठीक है, और जहां उत्पादन नहीं होगा, अर्ध शुष्क क्षेत्र है। ठीक है, मतलब वहां पे संघर्ष पैदा होगा, और जहां संघर्ष होगा मतलब वहां पे क्राइम होता है। इसलिए जो डाकू लोग होते थे यही ज्यादा है, पहले हुआ करता, अभी तो नहीं है। ठीक है, और इस क्षेत्र का क्या है, इस क्षेत्र का आर्थिक विकास कम हुआ है। आर्थिक विकास इसका क्या है जी, आर्थिक विकास कम हुआ है इसका। ठीक है, अर्ध शुष्क है, आर्थिक विकास कम है। अगर इसके विस्तार की बात बोला जाए तो मध्य प्रदेश और यूपी में इसका विस्तार है, मध्य प्रदेश और यूपी में इसका विस्तार है, मतलब ये इस प्रकार से है। ठीक है, ये इसका विस्तार लगभग आपके ऐसा है, इस प्रकार से फैला हुआ है ना, मध्य प्रदेश और यूपी में इसका विस्तार है, इसका बुंदेलखंड का। ठीक है, क्लियर ना, है ना। बेन, केतो और घसान नदी है, बेडलैंड टोपोग्राफी बोला जाता है। क्यों बोला जाएगा, अर्ध शुष्क है, ज्यादा उत्पादन नहीं होता, आर्थिक विकास कम है, मध्य प्रदेश और यूपी में विस्तार है ना। आर्थिक विकास कम होने के कारण ही यहाँ पे क्राइम ज्यादा होता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र का आर्थिक विकास अगर कम है, संसाधन कम मिलते हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं होता, मतलब वहां पे क्राइम ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद है बघेलखंड, बुंदेलखंड के बाद है बघेलखंड या विंध्य श्रेणी। देखते हैं बघेलखंड को पहले कंप्लीट करो। बघेलखंड, ठीक है, बघेलखंड, ठीक, बघेलखंड। ओके, ये कहां पे है, ये 3 क्षेत्रों कवर करते हैं, रीवा, मिर्जापुर, देखे ही होंगे, सतना प्लस मिर्जापुर, देखे हो जी, मिर्जापुर नहीं देखे हो, वेब सीरीज देखियो नहीं देखे हो, मिर्जापुर बोलो, नहीं देखे हो, नहीं देखते, ठीक। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र क्या है, पठारी क्षेत्र है, रीवा, सतना और मिर्जापुर। ठीक है, इसके अपेक्षा बुंदेलखंड के अपेक्षा थोड़ा इसलिए आर्द्र भूमि है, अपेक्षाकृत आर्द्र भूमि है, अपेक्षाकृत, किसके अपेक्षाकृत, तो बुंदेलखंड के अपेक्षाकृत बघेलखंड आपके आर्द्र भूमि है। ठीक है, कृषि होता है यहाँ पे, कृषि कुछ मात्रा में होता है यहाँ, कृषि और क्या है आपका, चूना पत्थर यहाँ पे पाया जाता है। क्या पाया जाएगा, चूना पत्थर, अपेक्षाकृत कृषि और चूना पत्थर। यहाँ पे कर्मनाशा और टोंस नदी बहता है, कर्मनाशा व टोंस नदी, कर्मनाशा और टोंस नदी क्या है यहाँ पे बहता है, 2 नदियां हैं, और एक नदी और है सोन नदी, जो छत्तीसगढ़ में बहता है, जानते हैं सोन नदी। ये 3 नदियां यहाँ पे बहती है, कर्मनाशा, टोंस और आपका सोन नदी, रीवा, सतना और मिर्जापुर। और ये तीनों के तीनों क्षेत्र आपके पठारी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र मतलब पठार है, तो उत्पादन कम होगा, पठार है तो मैदानों में क्या होता है, मैदानों में उत्पादन होता है ना, पठारी क्षेत्र होने के कारण ये उत्पादन यहाँ पे कम हो जाता है। तो थोड़ा बढ़ते हैं अब, सोन, कर्मनाशा, टोंस नदी, क्लियर ना, हाँ क्या क्या चाहिए, इसका दिशा चाहिए, ये आपका इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, जैसे ये आपके छत्तीसगढ़ है ना, और ये मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इसको टच करेगा ऐसा, इस प्रकार से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र को बघेलखंड का क्षेत्र पकड़ आता है ना, पूर्वी बघेलखंड का क्षेत्र, वो उसको पकड़ स्पर्श करता है हल्का सा। ठीक है, आगे देखिए, विंध्यन श्रेणी मिटा दे,
ठीक, विंध्यन श्रेणी, ठीक है, ठीक है। जो विंध्यन श्रेणी है, ठीक, ये आपके 4 राज्यों को लगभग कवर करता है, स्पर्श करता है, 4 राज्य। कहां कहां? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान पता है कहां है? चित्तौड़गढ़, राजस्थान का चित्तौड़गढ़ को स्पर्श करता है विंध्यन श्रेणी, ठीक है। और दूसरा गुजरात के डोबाट या दोबाट, ठीक, ये गुजरात का क्या है? डोबाट, है ना, डोबाट या दोबाट, ठीक है, या इसको स्पर्श करता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक जाता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को, ठीक है, और आपका बिहार, बिहार का सासाराम, जानते हैं, बिहार का सासाराम इसको स्पर्श करता है। मतलब ये लगभग 5 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़, गुजरात का डोबाट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार के सासाराम तक विंध्य श्रेणी फैला हुआ है, ठीक है, ठीक। और इसमें क्या है, ये यहां मूलतः क्या मिलता है? तो यहां मूलतः मिलता है चूना पत्थर मिलता है। क्या पाया जाएगा यहाँ पे? चूना पत्थर पाया, ठीक है, यहां पे चूना पत्थर पाया जाएगा और लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर यहां पाया जाता है, ठीक है। राजस्थान के चित्तौड़, गुजरात के डोबाट, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, है ना, ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान पे है। और इन क्षेत्रों में मूलतः क्या मिलता है? चूना पत्थर और लाल बलुआ पत्थर यहां पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बाकी है आपका सतपुड़ा, देखते हैं इसको, मिटा दो, मिटा दो पूरा, ठीक है। सतपुड़ा के घने जंगल सुने? मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ हुआ करता था तो वहाँ के बहुत सारे कवियों का, है ना, और आपके वहाँ लेखकों को रचना होता था, तो वहाँ पे सम्मिलित करते थे। अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। सतपुड़ा, ठीक, सतपुड़ा ये भी आता है दक्षिण केंद्रीय उच्चभूमि में। सतपुड़ा, सतपुड़ा को देखेंगे मूलतः तो सतपुड़ा इस प्रकार से, ये ऐसे फैला हुआ इस दिशा में, मतलब इधर ऐसे ऊंचाई पे है और इधर ढलान में है, ठीक है। मतलब इसका ढलान जो दिखेगा आपको, कैसे दिखेगा ढलान जी? ये दिखेगा आपको पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर इसका ढलान है। इसलिए यहाँ पे जब नर्मदा नदी निकलता है, ठीक है, चलो देखते हैं नदियों के बारे में। तो यहाँ पे जो नदी है मूलतः, जो नर्मदा, जो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में बहता है, नर्मदा नदी, ठीक है, ये जो पर्वत है ऐसा बीच में ऐसा ऐसा, ठीक है, तो इस साइड बहता है आपका नर्मदा नदी और इस साइड बहता है आपका तापी नदी। ये नर्मदा नदी सतपुड़ा के कारण ही आपके अरब सागर में जाके गिरता है, नदियों में चला जाता है, और तापी नदी आपकी इधर ऊपर चला जाता है, गंगा वगैरह में आगे आके मिल जाता है। किसके कारण? तो ये आपका सतपुड़ा जो बीच में दिख रहा है, ये सतपुड़ा पर्वत, मतलब नर्मदा नदी का या मध्य भारत का जल विभाजक का काम ये भी कर रहा है, ठीक है। किसका काम कर रहा है? जल विभाजक का काम ये भी कर रहा है। अब इसका विस्तार कहां पे है? ठीक है, विस्तार, तो इसका विस्तार कहां कहां पे है देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो विस्तार है वो आपके गुजरात के राजपीपला तक है। गुजरात के राजपीपला दिख रहे हैं ना, गुजरात के राजपीपला, है ना, गुजरात के राजपीपला तक फैला हुआ है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के महादेव, एमपी लिखे, मध्य प्रदेश के महादेव, बैतुल पठार, धूपगढ़ी और पंचमढ़ी है। मध्य प्रदेश के महादेव, महादेव, है ना, और बैतुल का पठार, चलो यही लिख रहा हूं, बैतुल पठार, धूपगढ़ी, ये सब स्थान है ना, धूपगढ़ी और पंचमढ़ी, धूपगढ़ी और पंचमढ़ी, इतने स्थान पे फैला हुआ, ठीक है, धूपगढ़ी और पंचमढ़ी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्र में, गुजरात, राजपीपला,
मध्य प्रदेश का महादेव, बैतूल का पठार, धूपगढ़ी और पंचमढ़ी पे फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का कौन सा श्रेणी आता है? मैकल श्रेणी इसी का हिस्सा है। छत्तीसगढ़ का मैकल श्रेणी जानते हैं ना, कवर्धा पे, छत्तीसगढ़ का मैकल श्रेणी कवर्धा है ना, कवर्धा और राजनांदगांव को स्पर्श करता है। ठीक है, मैकल श्रेणी कवर्धा, ठीक, और यहाँ पे चलो ठीक है, अमरकंटक यहाँ पे अमरकंटक, ठीक है, मैकल श्रेणी में अमरकंटक के क्षेत्र तक कवर्धा तक फैला हुआ, याद रहेगा नहीं है। इसके विभाजक के कारण अगर आपको बोल दिया जाए सतपुड़ा के बारे में आपको 30 शब्द में लिखना है तो क्या लिखोगे बताइए? मेंस में आता है ना क्वेश्चंस, है ना, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। 30 शब्द क्या इसमें 100 शब्द में लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, क्या लिखा गया है बताइए, है ना। छत्तीसगढ़ के मतलब भारत के प्रायद्वीपीय पठार के केंद्रीय उच्चभूमि के अंतर्गत सतपुड़ा पर्वत आता है जिसका ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर है। ठीक है, नर्मदा और तापी नदी के जल विभाजक का काम करता है, बीच में सतपुड़ा पर्वत है। इसका विस्तार आपके गुजरात के राजपीपला, मध्य प्रदेश के महादेव, बैतूल पठार, पंचमढ़ी तक है और छत्तीसगढ़ के मैकल श्रेणी और अमरकंटक तक फैला हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से ये जल विभाजक का काम करता है। ओके, आपका काम ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक, मिटा दो। ठीक, एक है पूर्वी पठारी क्षेत्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी पठारी क्षेत्र, पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार सुने हो गया है ना, यह पठार, ये छोटा नागपुर का पठार है। सारे जो लौह अयस्क खनिज है यहीं पे भरा है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सा भी यहाँ पे आता है, तो इसी पठार के बारे में आपको पढ़ना है। तो पूर्वी पठारी क्षेत्र में, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार का नाम आता है, स्पेशली छोटा नागपुर, छोटे नागपुर का पठार। और ये छोटा नागपुर का पठार किन किन राज्यों में फैला हुआ है इसको देखिए। ठीक है, कहाँ कहाँ फैला है? तो ये फैला है आपके छत्तीसगढ़, आपका जाना पहचाना राज्य, जानते हैं क्या जी? छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल और आपका उड़ीसा और झारखंड। ठीक है, कहाँ फैला है ये? उड़ीसा और एक फैला है मूलतः झारखंड। ठीक है, झारखंड, इतने राज्य में आपका छोटा नागपुर का पठार फैला हुआ है। ठीक है, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आपके झारखंड में, और यही मूलतः अयस्क पाया जाता है। इन अयस्क के कारण बड़े बड़े औद्योगिक संस्थान का स्थापना भी यहाँ पे किया है, जैसे भिलाई, बोकारो, टाटानगर, सब सुने होंगे ना। क्यों स्थापित किया गया? कारण ये है क्योंकि यहाँ पे क्या मिलता है? अयस्क मिलता है, जो कम दूरी पे या वहीं पे उपलब्ध है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में बीएसपी स्थापित करने का कारण है क्योंकि छत्तीसगढ़ में क्या मिलता है? लोहा मिलता है ना। एनटीपीसी कोरबा में स्थापित करने का कारण है क्योंकि कोरबा में क्या मिलता है? कोयला मिलता है ना। अगर मान लो एनटीपीसी को भिलाई में स्थापित करते और बीएसपी को कोरबा में स्थापित करते तो क्या होता है? क्या होता है? आवागमन, परिवहन, संसाधनों का भाई दिक्कत होता ना। भाई इधर लोहा पाया जाता है, आप यहाँ पे कोयला उत्पादन की फैक्ट्री लगा के रखे हो, थोड़ी होगा, नहीं होता ना भाई। इधर आपको क्या लगाना पड़ेगा? लोहा फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, जैसे बीएसपी है वहां पे आपका एनटीपीसी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो क्षेत्र दिखता है आपका छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, ये कैसा है? ठीक है, देखिए इस क्षेत्र में छोटे नागपुर के पठार, भी आगे और बढ़ेंगे। इस क्षेत्र में क्या है? खनिज संपन्न क्षेत्र है। ठीक है, ये खनिज संपन्न क्षेत्र है। खनिज संपन्न सबसे प्रमुख क्षेत्रों में गिनती आता है। खनिज संपन्न सबसे प्रमुख क्षेत्र में गिनती आता है। ठीक है, खनिज संपन्न सबसे प्रमुख क्षेत्र है ये, और मुख्यतः ये झारखंड में अवस्थित है। मुख्यतः झारखंड में अवस्थित है, मतलब स्थित है, झारखंड में अवस्थित है। क्लियर? ठीक, और
दामोदर और स्वर्णरेखा नदी, दामोदर नदी, दामोदर व स्वर्णरेखा नदी यहां से गुजरती है। स्वर्णरेखा नदी इस क्षेत्र से होकर गुजरती है, दामोदर व स्वर्णरेखा नदी। यहां पे एक स्थल है पारसनाथ का स्थल, पारसनाथ का स्थल कहां पे, तो झारखंड में। ये पारसनाथ बहुत फेमस है, पीछे इस समय काफी चर्चों में था पारसनाथ, ठीक है। इसको हेरिटेज घोषित कर दिया गया था, ठीक। और यहाँ पे पाट प्रदेश भी है, पाट प्रदेश बोलते हैं, पाट प्रदेश भी है, कुछ विशेष प्रदेश है, ठीक है। एकाकी पहाड़ी के क्षेत्र के कारण बोला जाता है यहाँ पर पाट प्रदेश, एकाकी पहाड़ी क्षेत्र के कारण इसको बोला जाता है पाट प्रदेश बोला जाता है, एकाकी पहाड़ी क्षेत्र के कारण, ठीक है। मतलब आपका जो छोटा नागपुर का पठार है ऐसा है, ठीक है, तो इसके मध्य से गुजरता है आपका दामोदर नदी, क्या गुजरेगा, मध्य से गुजरता है इसका दामोदर नदी। और ठीक है, सोन नदी थोड़ा ऊपर से गुजरता है इस प्रकार से, सोन नदी, सोन नदी, ठीक है। और ऊपर में हजारीबाग और नीचे में है रांची का पठार, यहां पे पड़ता है हजारीबाग, हजारीबाग, और यहां पड़ता है रांची का पठार, ठीक, रांची का पठार, हजारीबाग, और ये हो गया आपका रांची का पठार। और बीच में क्या है भाई, तो बीच में दामोदर नदी छोटे नागपुर के साथ, इतना याद रहेगा ना, याद तो नहीं हो रहा है ना जी। खनिज संपन्न सबसे प्रमुख क्षेत्र है, याद रखना है आपको, छोटा नागपुर का क्षेत्र मुख्यतः झारखंड में ये क्या है, अवस्थित है, यह स्थित है मुख्यतः, ठीक है। और दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी है, पारसनाथ का स्थल यहीं पे है, पाट प्रदेश के एकाकी पहाड़ी क्षेत्र भी यहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ, ठीक, आगे बढ़ते हैं। पूर्वी पठारी क्षेत्र, छोटा सा सेगमेंट है, मिटा दो, ओके, ठीक। पूर्वी पठारी क्षेत्र मतलब वो आपका पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी राज्य, मिटा देना, पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है। देखिए जो सबसे लास्ट पॉइंट था उसको देख रहे हैं, छोटा सा है, आगे पीछे हो कोई इश्यू नहीं है इसका। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है। उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र मतलब किसके बारे में बात हुआ है, मतलब ये आपका जो भारत का है ना, देखते हैं, भारत का जो आपका ये क्षेत्र यहाँ पे है, उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में बात, ठीक है। यहाँ पे है मेघालय का पठार, सबसे इंपॉर्टेंट है उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, ठीक है। मासिन राम जानते हैं, मासिन राम जी, मासिन राम जानते होंगे, जहां पे भारत में सबसे ज्यादा क्या होता है, बारिश होता है, ठीक है। तो मेघालय के पठार में तीन चीजें, ठीक है, मेघालय के पठार में तीन चीजें, ठीक, क्या, गारो, खासी और जैंतिया, तीन पहाड़ियां हैं वहां पे, गारो की पहाड़ी, गारो, खासी और आपका क्या है, जैंतिया, गारो, खासी और जैंतिया, तीन पहाड़ी है जो मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो यहां पे जो है, जो मासिन राम के बारे में बोला जा रहा है, जिसको क्या बोला जाता है, चेरापूंजी बोला जाता है भारत का, ठीक, ये कहां पे है, खासी, ये आपके शिलांग में है, ठीक है, चेरापूंजी, अच्छा शिलांग, ये आपके मेघालय के शिलांग क्षेत्र, और इसी को बोला जाता है चेरापूंजी, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होता है, चेरापूंजी। क्वेश्चन यहां तक भी पूछा गया है क्या, कि जो चेरापूंजी है ये किस पहाड़ी में पड़ता है, तीनों ऑप्शन में था वो, मतलब इतनी गहराई तक आपको पढ़ना है या याद रखना है, तब पेपर बनेगा, ठीक है। आपको ज्यादा ज्यादा क्या याद रहेगा, आप ये याद रखना कि चेरापूंजी खासी में, सिर्फ इतना याद रखिए, बाकी को याद रखने की जरूरत नहीं, ठीक है, कि चेरापूंजी कहां पे है, खासी में है, बस। सबसे ज्यादा बारिश कहां होता है, वहीं होता है ना, मासिन राम चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होता है। जिस प्रकार छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्या है, अबुझमाड़ है, उसी प्रकार यहाँ का चेरापूंजी तो है ही,
ये भारत का चेरापूंजी है, ठीक है ना। अब इसको चेरापूंजी क्यों बोलते होंगे, सबसे ज्यादा बारिश क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ की पहाड़ियां हैं, ठीक है, मेघालय की पहाड़ियां कीपाकार आकार की होती है। कीपाकार किसको बोलते हैं जानते हैं? हाँ जी, मेघालय की पहाड़ी या पहाड़ियां वो होती है कीपाकार आकार। कीपाकार समझते हैं? नहीं समझते। देखिए कीपाकार कैसे होता है, मतलब कभी उस बड़े से पात्र में तेल डाले हैं भर, हाँ, तो क्या होता है, जो ये पहाड़ियां हैं वो इस प्रकार से, ऐसा घुसने का तो रास्ता है इस पहाड़ी में, है ना, जो बारिश बादल है, मौसम है मानसून का, यहाँ पे घुसने का तो रास्ता है, लेकिन निकलने का रास्ता बहुत सकरा है, ठीक है। मतलब मानसून के जो बादल जाके घुस जाते हैं, लेकिन निकलने का रास्ता नहीं होने का कारण ये यहाँ टकराता है, यहाँ टकराता है, यहाँ टकराता है, यहाँ टकराता है, और बारिश करते रहता है, थक जाता है बेचारा, वापस नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये कारण है कि वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। अबुझमाड़ में भी पहाड़ियां है ना, अबुझमाड़ की पहाड़ियां है ना भाई, मान लो पहाड़ी है ऐसा, इस प्रकार से बड़ा बड़ा इस प्रकार से पहाड़ी है, इधर भी पहाड़ी है, मानसून आया इधर से, ठीक है, मानसून आया और मानसून आके यहाँ पे फंस गया जी ऐसा, तो ये यहाँ बारिश होगा, यहाँ बारिश होगा, फिर यहाँ बारिश होगा, वो टकराते 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 धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होकर दम तोड़ के वहीं रुक जाएगा। तो यहाँ पे यही हाल होता है, क्योंकि वहां की पहाड़ियां कैसी है, कीपाकार आकार की है, ठीक है, वहां की पहाड़ियां आपकी कीपाकार आकार की है, ठीक है। चलो आगे बढ़े ना थोड़ा, ठीक है, थोड़ा बढ़ते हैं, ठीक। इसके बाद है दक्कन, मिटा दे इसको, याद रहेगा, याद रखने के लायक ये है ना, यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि चेरापूंजी कौन से पहाड़ी में स्थित है, तो मेघालय के खासी पहाड़ी में उपस्थित, तो याद रखिए इसको, ठीक। आगे देखते हैं दक्कन, ठीक है, दक्कन या डेक्कन बोलते हैं, ठीक है, दक्कन। थोड़ा सा देखते हैं फिर मूव करेंगे, ठीक है। दक्कन ये दो प्रकार के हैं, ये दो भाग में डिवाइड किया जा सकता है, उत्तरी दक्कन और क्या है जी ये दक्षिणी दक्कन, ठीक है, उत्तरी दक्कन व दूसरा क्या है आपका दक्षिणी दक्कन, उत्तरी दक्कन और दूसरा है दक्षिणी दक्कन, ठीक है, उत्तरी दक्कन और दक्षिणी दक्कन, ठीक है। तो इसके अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट जगह है आपका दंडकारण्य का पठार, ठीक है, दंडकारण्य का पठार ये पूछा जाता है, ये यहीं पे है, दक्कन का क्षेत्र है आपका, दंडकारण्य का पठार, ठीक है, यहाँ पे भी काफी ऐस्क है, जैसे बैलाडिल्ला है, ठीक है। दंडकारण्य के पठार में किन किन राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, इधर देखिए किन किन राज्यों में फैला हुआ है, तो ये मान लो दंडकारण्य का मूलतः पठार है, ठीक है, दंडकारण्य का मूलतः पठार है, तो इसके पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे है आपके पास सीजी, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको पड़ेगा उड़ीसा, ओडी लिख रहा हूं उड़ीसा, इसके बगल में है आपका महाराष्ट्र, इसके बगल में है आपका तेलंगाना, है ना, टीएन तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, और ये पूरा क्षेत्र है आपका आंध्र प्रदेश का, ये आपका है दंडकारण्य का पठार है दक्षिण का, ठीक है, दक्कन का पठार में आप लोग दंडकारण्य के पठार के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो तो कहां पे अगर पूछा जाए आपका दंडकारण्य का पठार किन किन राज्यों को स्पर्श करता है, तो आप क्या लिखेंगे, छत्तीसगढ़, ये भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, उड़ीसा पड़ोसी राज्य है आपका, महाराष्ट्र ये भी आपका पड़ोसी राज्य है ना, तेलंगाना ये भी पड़ोसी ना जी, तेलंगाना, और एक आपका आंध्र प्रदेश, ये इतने राज्यों पे फैला हुआ है, ठीक है, क्या दंडकारण्य का पठार फैला हुआ, ठीक है। इसके बाद आपका दक्षिण दक्कन बाकी है, कल करें, ठीक है, तो थैंक यू सो मच।